वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू टॉक अबाउट, अ लॉट टू टॉक टुडे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्कशन पॉइंट हैं, बहुत सारी बातें आज करनी हैं। बट सारी डिस्कशन से पहले, सारी गुफ्तगू से पहले, हमारे शो में सबसे पहले जो होता है उससे करेंगे शुरुआत। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और शुरुआत करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स से कि क्या है आज की अपडेट और क्या क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में या फिर और दीगर स्पोर्ट्स में ऑल अराउंड द वर्ल्ड। शुरू करते हैं व्हाट्सएप इन क्रिकेट में। और व्हाट्सएप पे सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2022 और 2023 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। रेड बॉल और वाइट बॉल कैटेगरी में मजमूई तौर पर 33 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कप्तान समेत 5 खिलाड़ियों को रेड और वाइट बॉल दोनों फॉर्मेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, जबकि 10 खिलाड़ियों को सिर्फ रेड बॉल और 11 खिलाड़ियों को सिर्फ वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको इमर्जिंग कैटेगरी का भी हिस्सा बनाया गया है। जब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो बहुत सारी रिजर्वेशंस भी बहुत सारे लोगों को हैं और वो किन किन चीज़ों पे रिजर्वेशन है वो भी आपको अपडेट देते चले। तो साबिक कप्तान सरफराज अहमद, डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले शान मसूद और स्टार लेग स्पिनर यासिर शाह को रेड बॉल की डी कैटेगरी में रखने पर माहिरीन हैरान हो गए हैं। यासिर शाह पाकिस्तान वनडे कप में टॉप विकेट टेकर रहे और अपनी टीम को जिताने में एक बहुत मेजर उनका किरदार था। शान ने T20 और वनडे फॉर्मेट में भी उम्दा परफॉर्मेंस की। इसके बावजूद इन खिलाड़ियों को सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट देना समझ से बाहर है। कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में 12 माह की परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखा गया है। फिटनेस और फील्डिंग के मयार की बुनियाद पर खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल किया गया है। चीफ सिलेक्टर ने बताया कि टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद ही बेहतरीन विकेट कीपर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक की बात करें तो पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक ने विंबलडन चैंपियनशिप में पहला मैच खेला और वो जीत के साथ उनका हुआ आगाज। और उस जीत के साथ अब वो आगाज कर चुके हैं और मेंस डबल्स के पहले मैच में एहसामुल हक और उनके पार्टनर अलेक्जेंडर ने जोड़ी ने कामयाबी हासिल की और इसी के साथ दूसरे राउंड में अपनी जगह बना ली है। बरतानवी स्टार एंडी मरे, दिस इज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर विंबलडन के एंडी मरे विंबलडन चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में शिकस्त पाकर इवेंट से बाहर हो गए हैं। नोवाक जोकोविच की बात करें तो तीसरे राउंड में वो पहुंच गए। इन द एंड पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरी स्वाति किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिम्नेजियम हॉल में शुरू हो गई है। अगर बात करें तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज साहब और डीजी स्पोर्ट्स पंजाब तारिक कुरैशी साहब ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। सो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें स्पोर्ट्स के हवाले से। दिस वाज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। और आज जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चहमगोइयाँ जिन बातों की हो रही है वो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। किसको मिला, सही मिला, गलत मिला, कैसा मिला, इसके हवाले से हम भी करेंगे यहाँ डिस्कशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और ये गुफ्तगू करने के लिए, डिस्कशन के लिए और बहुत सारी बातें करने के लिए कल रमीज राजा ने क्या क्या बात की, पाकिस्तान ने अभी टूर करना है श्रीलंका का, उसके हवाले से देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में जो एम्बिग्विटी एक बीच में आई हुई है, रोहित लेस इंडिया खेलेगी या रोहित साथ खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, पूरी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट राइटर, सीनियर एडिटर ऑफ ESPN क्रिकइन्फो उस्मान समीउद्दीन। उस्मान, वेलकम टू गेम सेट मैच। Thank you very much, Savera. Thank you very much. Happy to be here. उस्मान, सबसे पहले मैं आपसे कोई भी डिस्कशन शुरू करने से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो इस वक्त विच इज़ द बज ऑफ द टाउन कि जी क्या हुआ, किसको मिला, कैसे मिला, रेड बॉल अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, वाइट बॉल के अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी डिबेट हम इस पे बिल्कुल बात करेंगे कि आप डिबेट की किस साइड पे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, एक पैकेज है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उस पर नज़र डालते हैं एंड देन वील कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन। सो ये तो कंप्लीट अपडेट थी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आज अनाउंस हुए हैं उस हवाले से। और उस्मान, स्टार्टिंग ऑफ विद यू,
रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग उसको बाइफिकेट कर दिया गया. इज इट अ बेटर स्टेप फॉरवर्ड? आई थिंक सो एक्चुअली. आई थिंक ये बुरा आइडिया नहीं है. आई थिंक रियलाइजेशन हर बोर्ड में ये आ रही है. कुछ बोर्ड्स ने ऑलरेडी एक्ट कर लिया, कुछ बोर्ड्स के पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज हैं, लेकिन आई थिंक रियलाइजेशन आ रही है कि नॉट इन द टू डिस्टेंट फ्यूचर आपके 2 स्क्वाड्स एटलीस्ट चाहिए होंगे आपको व्हाइट बॉल और रेड बॉल के लिए. कुछ ऐसे वक्त भी आ सकते हैं जिसमें पाकिस्तान टीम एक टेस्ट खेल रही हो और उसी के 1-2 दिन इर्द गिर्द वनडे या T20 का मैच खेल रही हो, जैसे कि अभी इंग्लैंड में हुआ है, इंडिया कर चुका है, पहले ऑस्ट्रेलिया भी कर चुका है. तो आई थिंक वो डिवाइड करना और रिकग्नाइज करना, डिवाइड से ज्यादा वो रिकग्नाइज करना कि कुछ प्लेयर्स आपके व्हाइट बॉल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ प्लेयर्स आपके रेड बॉल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक सही स्टेप लिया. और आई डोंट थिंक कि इसका ये मतलब है कि भाई शादाब खान कभी अब रेड बॉल नहीं खेल सकेंगे. शादाब खान अगर परफॉर्मेंस देंगे कहीं और अगर टीम सोचेगी कि भाई हमें चाहिए एक एक्स्ट्रा स्पिनर अपनी टीम में, तो ही विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर सिलेक्शन. तो आई थिंक उस तरह से वो गुड एक अच्छा स्टेप है, एक क्लैरिटी उसमें आई है. आप अगर आइडेंटिटी की बात करें, जो प्लेयर्स पिक हुए हैं या ना पिक हुए हैं, उस पर थोड़ी और बहस हो सकती है. आई एम श्योर. बिल्कुल उस डिबेट पे हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें अब्बास शब्बीर ने भी ज्वाइन किया इस्लामाबाद से. अब्बास, वेलकम टू गेम सेट मैच मीटिंग. ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पिंडी में क्योंकि की चीफ सिलेक्टर साहब ने, हमने काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में तो देख ली, मगर और आपकी मौजूदगी में वहाँ और क्या क्या हुआ वो ज़रूर जानना चाहेंगे अब्बास. तो पिंडी में प्रैक्टिस सेशन था और इसी का फायदा उठाया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए. 33 खिलाड़ियों का आज मोहम्मद वसीम ने बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिसको रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है उसको व्हाइट बॉल इन फ्यूचर नहीं मिल सकता. परफॉर्मेंस को बेहतर करके ये एक अच्छा तरीका होगा कि जब प्लेयर कोई रेड बॉल के अंदर परफॉर्म करेगा तो उसको व्हाइट बॉल के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है. ऐसा बिल्कुल भी हरगिज नहीं है कि कोई डिवाइडेशन की गई है, लेकिन सिर्फ एक कंपटीशन बिल्डअप किया गया है. क्योंकि जो मेन स्ट्रीम के प्लेयर्स हैं, बाबर आजम समेत 5 खिलाड़ियों को रेड और व्हाइट दोनों फॉर्मेट के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिसमें 10 खिलाड़ियों को सिर्फ व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 11 खिलाड़ियों को रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं. और इमर्जिंग प्लेयर्स भी साथ शामिल किए गए हैं, उनको भी कैटेगरी का हिस्सा बनाया गया है. तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा डिवाइड किया है कि प्लेयर्स की जो मुस्तकबिल की परफॉर्मेंस है वो उसमें मजीद बेहतरी हम देख सकते हैं. कि जो रेड बॉल प्लेयर है वो अगर व्हाइट बॉल भी खेलना चाहते हैं तो उसको परफॉर्म करना पड़ेगा. और यही व्हाइट बॉल प्लेयर के साथ है कि अगर वो व्हाइट बॉल खेल रहा है और फ्यूचर के अंदर वो रेड बॉल के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी. ये 12 महीने की परफॉर्मेंस पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और ये अगले 12 महीने के लिए है. उसमें जब ये भी क्वेश्चन हुआ कि क्या दरमियान में अगर कोई प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे तो उसको दूसरी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसका जवाब नहीं था कि 12 महीने के बाद दोबारा से परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया जाएगा. तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा खुलकर उन्होंने जवाब दिया. जिन प्लेयर्स को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिनको डी में शामिल किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात हुई और ए, बी और बी वालों की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात हुई. और यही मैसेज दिया गया आज मैनेजमेंट की तरफ से कि अच्छा परफॉर्म करें और कैटेगरी में आप अगर एक कैटेगरी में नहीं है तो दूसरी कैटेगरी में भी शामिल हो सकते हैं. और अपना जो ग्रेड है ए, बी, सी, डी, उससे भी आप परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आगे आ सकते हैं. 12 महीने का वक्त है, उसमें आप अपने आप को मजीद ग्रूम करें और मजीद परफॉर्म करें. ठीक है अब्बास, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. एंड उस्मान, कमिंग बैक टू यू, योर रिजर्वेशंस. अगर मैं बात करूं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, किसको कौन सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपकी नज़र में गलत मिला? देखिए, हर साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं प्लेयर्स को. हर प्लेयर को आप नहीं दे सकते हैं, आपको एक लिमिटेड पूल चाहिए होता है. तो हमेशा होगा कि 1-2 प्लेयर ऐसे होंगे जो लोग बहस करेंगे कि भाई इन्हें अंदर नहीं होना चाहिए, उन्हें बाहर होना चाहिए. तो ये हर साल का होता है एंड इट्स नॉट एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. मैं इस साल के कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा और इसमें कहूंगा कि इसमें से आई थिंक 13 से 14 जो प्लेयर्स हैं वो फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्शन होगा उनका. आपकी एक कोर बन गई है, रेड बॉल में भी व्हाइट बॉल में भी बन रही है. तो आई थिंक मोस्टली द प्लेयर्स आर फाइन. एक जो एक्सक्लूजन मेरे समझ से बाहर, और मैं आई डोंट थिंक बहुत उसकी मुश्किल एक जस्टिफिकेशन होगी. आई डोंट नो अगर मोहम्मद वसीम से पूछा गया था ये, मगर फहीम अशरफ को एक भी कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट. फहीम अशरफ आपके एक लौता ऑलराउंडर ऑफ सम क्वालिटी रेड बॉल क्रिकेट में. उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले साल में नॉट एज खेले, उन्होंने परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं,
विकेट्स वो फहीम अशरफ उस टाइप के बॉलर नहीं है कि वो हर मैच में 5 विकेट आपको लेके देंगे, मगर वो जरूर इस टाइप के बॉलर हैं जो हर मैच में आपको 20 ओवर देंगे, अच्छे इकोनॉमिकल ओवर देंगे और 1-2 विकेट्स उठा के देंगे। 9 मैचेस में आई थिंक उनकी 12 या 13 विकेट्स हैं और हमेशा एक इंपॉर्टेंट विकेट्स होती है, पार्टनरशिप ब्रेकर है। रन्स वो पिछले साल से बना रहे हैं, एवरेजिंग अबाउट 33-34 विद द बैट। तो मेरे ये समझ से बाहर है कि फहीम अशरफ को आपने इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पूल में कैसे नहीं डाला बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द लास्ट ईयर। अगर कोई और बात है या कोई और सोच है तो देन मे बी इट नीड्स एक्सप्लेनिंग, बट आई डोंट सी हाउ पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी रही है हमेशा से, जब से अब्दुल रज़ाक या लाला ने खेलना छोड़ा है टेस्ट क्रिकेट। अब पाकिस्तान को एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ी, आपके पास एक ऑलराउंडर यहाँ पे है, इसका बहुत पोटेंशियल है, उसे आप और बिल्ड भी कर सकते हैं और उसे बेहतर भी कर सकते हैं। उसे आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पूल में आफ्टर हिज परफॉर्मेंसेस कैसे नहीं डाला, मुझे ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। मैं ये भी ऐड करूंगा कि इसका ये मायने नहीं है कि फहीम अशरफ पिक नहीं होंगे टेस्ट के लिए, वो अभी भी पिक हो सकते हैं टेस्ट साइड के लिए, प्रोबेबली पिक होंगे, लेकिन आई जस्ट फील कि उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फहीम अशरफ को नहीं रखना एक बहुत ही अजीब सा मैसेज दे रहा है फहीम अशरफ को और क्रिकेट जनरली, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को, कि भाई ये ऑलराउंडर हमारे लिए सही नहीं है। It just didn't make any sense to me. बिल्कुल, क्योंकि फहीम अशरफ की आप बात कर रहे हैं, हमें बड़ी रेगुलरिटी में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए दिखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे वो खेलते हैं। बहुत दफ़ा उनकी प्रेजेंस की बात हुई कि जिस वक्त अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनकी एब्सेंस की बार बार बात हुई कि फहीम अशरफ अवेलेबल नहीं है। सो उसके बावजूद जो है फीस इग्नोर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, तो वाकई क्यों नहीं किसी ने वहाँ सवाल पूछा, मगर वहाँ मुझे लग रहा था ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड इसमें थे, नहीं जी कौन सी कैटेगरी में कितने पैसे मिलेंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उस्मान, कभी क्या ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कैटेगरीज की क्या सैलरीज अनाउंस हुई हैं या ये सिर्फ सोर्सेज बताती हैं? नहीं, सैलरीज अनाउंस नहीं करते हैं। उनकी प्रैक्टिस ये है, जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस किसी भी कंपनी की होती है, वो अपनी सैलरीज, एम्प्लॉइज की सैलरीज अनाउंस कभी नहीं करते हैं। और कभी आई थिंक शुरू में जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे 2003 या 2004 में, उस जमाने में आई थिंक बिकॉज एक न्यू चीज थी तो वो बताते थे कि कितना मिलेगा आपकी डिफरेंट कैटेगरीज में, मगर कई साल हो गए उस वक्त से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राइटली बाय द वे फॉर वेरी करेक्ट रीजंस नहीं बताते हैं कि प्लेयर्स की क्या सैलरी होती है। बिल्कुल। अच्छा, जब परफॉर्मेंसेस पे बात आई तो बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ था कि रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में कैटेगरी ए में अजहर अली दिख रहे हैं, बट रीसेंट पास्ट अगर तो ये चीफ सेलेक्टर साथ ये जुमला भी कह रहे हैं कि पास्ट 12 मंथ्स में क्या परफॉर्मेंस रही, तो फिर ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। बिल्कुल, एक देखिए बहस हमेशा चलती है इंडिविजुअल प्लेयर्स पे। अजहर की परफॉर्मेंसेस, अजहर की आई थिंक इंपॉर्टेंस एक टीम में, टेस्ट टीम में आई थिंक अभी तक है। बट एज अ सीनियर आई मस्ट से, एज अ सीनियर प्लेयर आपको आपको ये भी देखना होता है कि उनके रिप्लेसमेंट्स रेडी हैं या नहीं टीम में। मैं यही कह रहा था, एक मैंने पॉइंट करा था कि आप प्लेयर्स की इंक्लूजन के बारे में लोग शायद पूछ रहे हैं कि भाई यासिर शाह कैसे वापस आ गए, सरफराज अहमद क्यों है, उन्होंने पिछले साल में एक भी टेस्ट नहीं खेला, एक मैच नहीं खेला पाकिस्तान के लिए। यासिर शाह ने सिर्फ 3 टेस्ट खेले हैं पिछले साल में, लेकिन उन सब की लॉजिक हो सकती है। जैसे सरफराज इज द रिप्लेसमेंट फॉर रिजवान, इंजरी हो जाती है, पाकिस्तान स्पिन में स्ट्रगल कर रहा है, दैट्स व्हाई दे हैव गॉन टू यासिर शाह अगेन, तो हर एक सिलेक्शन उस्मान, सॉरी टू कट यू हियर, बड़ी पर्टिकुलरली कैटेगरी डी की एक्सप्लेनेशन दी है मोहम्मद वसीम ने, बिकॉज आई वाज वाचिंग दैट लाइव, और कैटेगरी डी की उन्होंने पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है कि किसी वजह से अगर कोई प्लेयर खेल नहीं पाया है टीम पाकिस्तान से, बट वो रेगुलरिटी में पाकिस्तान टीम का प्रोस्पेक्ट है, तो वो कैटेगरी डी में जगह बनाएगा। तो उसमें तो प्रॉम्प्टली फिर सरफराज, आबिद अली, ये सब उसमें फिर प्रॉम्प्टली बनते हैं। दो के आबिद अली को अगर हम अगले आने वाले 12 महीनों में देखते हैं तो मे बी वुड ही बी अवेलेबल और नॉट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल, और इनफैक्ट आबिद अली का मैं इस तरह से केस, आई अंडरस्टैंड दैट दे हैव ट्राइड टू बी सिंपैथेटिक टू द सिचुएशन। उनकी ऑब्वियसली इट वाज आउट ऑफ हिज कंट्रोल जो उनके साथ हुआ है, एंड इट अफेक्टेड हिज करियर। जब जैसे हुआ है, वो टीम में थे उस वक्त, एक रेगुलर प्लेयर थे टीम में, ही हैड टू ड्रॉप आउट, उनके जगह फिर इमाम ने और अब्दुल्ला शफीक ने अपनी पोजीशन सॉलिड करी है। तो उस तरह से मैं समझता हूँ कि आबिद अली को ये लोग रिटेन करना चाह रहे हैं। एंड लाइक ऐसे हमेशा ये होगा कि 2-3 ऐसे इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स होंगे जिस पे लोग खुश नहीं होंगे। And I'm glad though that इस बार मोहम्मद वसीम ने he's come out with a press conference, at least he's put himself out there कि भाई अगर आपके पास सवाल हैं
तो मैं उनके जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। ये हुआ कि फहीम अशरफ का किसी ने पूछा, इसलिए भी नहीं, इसलिए फहीम अशरफ एक उस टाइप ऑफ प्लेयर हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा पैशनेट नहीं होते हैं। या तो आप उसे बहुत पैशनेटली डिफेंड भी नहीं करते हैं, बहुत पैशनेटली क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं, तो लोग अमूमन भूल जाते हैं। और वो उसी तरह के प्लेयर, उनकी परफॉर्मेंस का लोग को रिमाइंड करना पड़ता है कि उन्होंने क्या करा है, बिकॉज द नंबर्स वोंट ऑलवेज शो एग्जैक्टली हाउ इंपॉर्टेंट इज। मैं सवेरा उनके बारे में ये कहता हूँ, एक ऑलराउंडर, क्वालिटी ऑलराउंडर के बारे में, कि भाई अगर आप विकेट भी ना लें, फहीम अशरफ का रोल 90% बॉल के साथ ये है कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं, हसन अली होए, शाहीन अफरीदी होए, कोई और भी हो, मोहम्मद अब्बास जब खेल रहे होते हैं, उनको वो थोड़ा सा ब्रीदर देते हैं, जो कि पाकिस्तान की हाल ही में बहुत एक बड़ी इशू रही है। जब ऑस्ट्रेलिया जाता है, पाकिस्तान इंग्लैंड जाता है, 3 मैन का अटैक होता है और फिर फौरन से, बिकॉज फिटनेस इशू थोड़ी बहुत होती है, तो यू स्ट्रगल टू कीप दैट इंटेंसिटी गोइंग। फहीम अशरफ एक ऐसे बॉलर हैं जो आके आपको वो एक ब्रीदर देते हैं, मगर वो अटैक में लेट अप नहीं करते हैं कभी। तो इन्हीं वजह से लाइक ही इज अ वेरी वेरी की प्लेयर, एंड लाइक आई से अगेन, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि वो इस पूल में नहीं आया है। Another debate that is going on, रेड एंड वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में जो हमें 5 नाम दिख रहे हैं, टॉप 5 नेम्स, सब ज्यादातर लोगों को इस बात का इख्तिलाफ है, why can we see हसन अली there? हसन अली के बारे में, हसन अली की परफॉर्मेंसेस लास्ट आई थिंक 6 मंथ्स में आप अगर लें, और वो भी वाइट बॉल में आप देखें, अगर उनकी प्रॉब्ली फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप से लेके अब तक इंटरनेशनल वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंसेस, वो खुद कहेंगे आई थिंक कि लेस देन सैटिस्फैक्टरी रही हैं। लेकिन आई गेस जब सेलेक्ट कर रहे होते हैं आप, सो यू लुक एट अदर थिंग्स एज वेल। एक तो उनकी रेड बॉल में परफॉर्मेंसेस सबको रिमाइंड करना जरूरी है। आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज निकाल लें जिसमें बहुत ही फ्लैट किस्म की अनहेल्पफुल विकेट्स थी फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन आप वो अगर सीरीज निकाल लें, रेड बॉल परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए एंड फिर लैंकाशायर में काउंटी क्रिकेट में बहुत आउटस्टैंडिंग रही है जब से उनका कमबैक हुआ पिछले साल। वाइट बॉल में आई थिंक थोड़ा सा डिप उनका डेफिनेटली आया है, लेकिन आई थिंक ओवर टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, एंड पिछले साल भी उस T20 वर्ल्ड कप से पहले तक भी वाइट बॉल में उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। तो आप आपको बैलेंस करना होता है। हसन अली बेचारे, उनके साथ ये होता है कि वो एक इस तरह के बॉलर है, आई गेस हम कहते हैं कि एक रिदम बॉलर है। जब उनकी रिदम आउट थोड़ी सी होती है तो वो काफी रन्स आते हैं, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में। लेकिन जब वो अच्छे होते हैं तो उनसे बेहतर कोई बॉलर नजर नहीं आता है आपको फील्ड पे। तो वो इस तरह के बॉलर हैं, वो फ्लक्चुएशन उनकी बहुत होती है, लेकिन ही इज ऑब्वियसली अ की एसेट फॉर पाकिस्तान। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। उनका पीएसएल में भी बाय द वे परफॉर्मेंसेस को खास नहीं थी, रन्स बहुत खा रहे थे, वो स्ट्रगल करा था उन्होंने, लेकिन ही इज क्लियरली, आई थिंक ही इज डन इनफ। समी, उस्मान यहाँ पे मैं आपको जरा ब्रेक यहाँ पे करूंगी क्योंकि हमने जल्दी से एक ब्रेक पर, दिस ब्रेक शॉर्ट ब्रेक, वापस जा रहे हैं हम, जल्दी से ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से फौरन वापस आएंगे और अपनी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Game Set Match, in conversation with उस्मान समीउद्दीन, और डिस्कशन हमारी हो रही है जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए थे उस हवाले से डिस्कशन हुई, मगर और बहुत सारी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। सो उस्मान, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। कॉन्ट्रैक्ट्स यही है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ऑब्वियसली सारे एक साथ खुश नहीं रह सकते। जिस तरह हम बात करते हैं जब कोई स्क्वाड अनाउंस होता है तो हर कोई नहीं खुश हो सकता उसके ऊपर। सो यस, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये डिबेट रहेगी। बट कल रमीश राजा, द चेयरमैन पीसीबी, उनकी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की, एंड देयर वर मेनी पॉजिटिव्स जो हम इससे निकाल सकते हैं। एक कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना जिसमें वो हमारे 100 बच्चों को नर्चर करेंगे और उसमें उनको स्टाइपेंड वगैरह। सो आई बिलीव रमीश राजा की अगर हम बात करें, ही इज़ गोइंग इन अ वेरी वेरी स्मूथ एंड गुड वे, क्योंकि जिस तरह हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, अब पीसीबी कुछ उस तरीके से काम करना शुरू हो गया कि अपना खर्चा ना करे और कोई कॉर्पोरेट आके जो है वो स्पॉन्सर करे और वो खर्चा करे। ये बिल्कुल ठीक भी बात है, मगर ये भी आई थिंक रिमाइंड करना चाहिए हमारे नाजरीन को कि पिछले कई सालों से पीसीबी एक एक्चुअली काफी कॉर्पोरेट इदारा की तरह से काम कर रहा है। जो मिसाल के तौर से जो इनकी मीडिया राइट्स की डील्स हुए हैं, स्पेशली इंटरनेशनली,
वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हुए थे। जो इनकी एफटीपी की कमिटमेंट्स थी वो इस एडमिनिस्ट्रेशन पहले हुई थी। पाकिस्तान जो क्रिकेट वापस आई थी वो इस एडमिनिस्ट्रेशन पे। ये हम हमेशा कभी-कभी, हमेशा नहीं मैं कहूँगा, कभी-कभी कुछ लोग भूल जाते हैं कि इदारा जो है वो सिर्फ उसके चेयरमैन के उससे नहीं चलता है। यानी काम जो होता है वो बहुत सारे जो उनके स्टाफ होते हैं ना वो नीचे कर रहे होते हैं। तो वो स्टाफ हमेशा नहीं चेंज होते हैं। चेंज होता है आपका चेयरमैन, चेंज होता है आपका सीईओ फॉर एग्जांपल। तो हम वो पब्लिक फेसिंग ऑब्वियसली उनका फेस देखते हैं, कहते हैं कि भाई रमीज ने ये करवा दिया, रमीज ने वो करवा दी। बहुत सारी चीजें एक तो पहले से चल रही थी। दूसरी बात कि काम जो होता है वो लोअर लेवल्स पे होता है। मगर उसमें आप सही कह रही हैं, इनिशिएटिव्स बहुत सारे अच्छे अच्छे थे। जो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करी थी, कल वाली नहीं मगर उससे पहले भी इन्होंने जो पाक क्रिकेट फाउंडेशन की अनाउंसमेंट करी थी वो भी बहुत एक अच्छी दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। एक तरह से वो पहले से चल ही रहा था, वेलफेयर ऑफ क्रिकेटर्स। मगर अब आई थिंक रमीज के थ्रू उन्होंने पुश करा है कि उसमें भी कॉर्पोरेट्स कंट्रीब्यूट कर सकें फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड इट्स करंट एंड फॉर्मर क्रिकेटर्स। बिल्कुल। पाकिस्तान जूनियर लीग बहुत करीब ऐसा लग रहा है कि ख्वाब जो है वो रमीज राजा का पूरा होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि रमीज राजा एक लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं कि जब वो चेयरमैनशिप से हटें तो सब लोग कहें हाँ जी पाकिस्तान जूनियर लीग जो है वो रमीज राजा ने शुरू कराई थी। और बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। आइकन प्लेयर्स, मेंटोर्स जो हैं वो अनाउंस हो गए हैं। बट डू यू थिंक कि ठीक है हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेंगे, दुनिया में पहली दफ़ा अंडर-19 की जो लीग होगी T20 लीग वो हम करवाएंगे, वुड दिस डैमेज पाकिस्तान क्रिकेट मोर और वुड दिस बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट मोर? उस्मान, आई थिंक डैमेज, आई डोंट थिंक ऐसा होगा डैमेज। आजकल प्लेयर्स जो आते हैं, इवन नाउ प्लेयर्स वांट टू प्ले ऑल फॉर्मेट्स। उन्हें पता है कि टेस्ट में आपकी जो असल एक तरह से रेपुटेशन जो बनती है टेस्ट में जाके परफॉर्मेंस होती है तो उसमें बनती है। फिर ऑन द बैक ऑफ दैट आई गेस थोड़ा बहुत आपका वाइड बॉल। आई डोंट थिंक डैमेज होगा। आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव है एक तरह से, लेकिन मुझे बस इसकी फीजिबिलिटी और वायबिलिटी पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं कि आप किस तरह से उसे चलाएंगे, उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट क्या होगा, उसके पाथवेज कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कल जो उन्होंने मेंटोर्स अनाउंस कर रहे हैं जी, with all due respect to Javed Mirzad, obviously Pakistan ke one of the greatest batsmen Pakistan has produced, I think, agar not one of the greatest but the greatest batsman Pakistan has produced, coaching करी है, कप्तानी करी है। लेकिन जावेद मिर्जाद अब इस उम्र में वाकई में कोई नए प्लेयर को, कोई यंग प्लेयर को जो आजकल की गेम देख रहा है, उन्हें क्या मेंटरशिप दे सकते हैं वो क्रिकेट में? उस्मान, just to correct you, Javed Mirzad is the ambassador of the league. वो मेंटोर नहीं है। नहीं, जो शाहिद खान आफरीदी हैं, he would be one mentor for the team. Darren Semi would be one mentor for the team. Shoaib Malik would be one mentor for the team. और 3 और मेंटोर्स अनाउंस होंगे। और इतने मजे की बात यह है कि मीडिया के सामने जब ये बात हुई तो किसी ने ये नहीं पूछा कि शोएब मलिक, इसका मतलब ये कि हमें वर्ल्ड T20 में नहीं दिखेंगे। बट मैं आपसे जरूर ये सवाल पूछूंगी बिकॉज बार बार शोएब मलिक की तरफ से ये बात आई थी कि मेरी बाबर से बात हुई हुई है, अगर मेरी जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल खेलूंगा। जी, आई मीन ये शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज खैर रिटायर कर चुके हैं, मगर शोएब मलिक के ऊपर यही सवाल कि कब छोड़ेंगे गेम, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, आई थिंक उनकी डिसीजन है। पाकिस्तान क्रिकेट की जो डिसीजन है दैट इज कि भाई हम सेलेक्ट करेंगे या नहीं वर्ल्ड T20 पर। अब हाल ही में ये अक्सर हुआ है कि पाकिस्तान ने कुछ प्लेयर्स को ट्राई करा है, सीनियर प्लेयर शोएब मलिक जैसे को ड्रॉप करके कुछ और यंग प्लेयर्स को ट्राई करा है, और फिर जब वो 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं देते हैं वो यंग प्लेयर्स तो पैनिक करके पाकिस्तान वापस चला जाता है शोएब मलिक या मोहम्मद हफीज या ओल्ड गार्ड पे। तो आई थिंक हमेशा से यही सवाल यही है कि भाई शोएब मलिक के जो भी इंटेंशंस है वो दैट्स अप टू हिम, उन्हें और खेलना है, दैट्स कंप्लीटली हिज राइट। वो अभी तक फिट है, परफॉर्म कर रहे हैं लीग में, ही शुड प्ले ऑन। लेकिन द ओनस इज ऑन पाकिस्तान whether or not they want to select him, whether or not they see कुछ। उस पे पाकिस्तान ने कभी as far as I can see कभी एक कोई सेट और कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं बनाई है कि भाई हम अगर खुदाफिज कह रहे हैं अब सीनियर प्लेयर्स को तो उसके बाद से हम उन्हें फिर नहीं पिक करेंगे। कल अब देखिए ओवेन मॉर्गन ने अनाउंस करी अपनी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, कैप्टनसी एंड रिटायरमेंट। अब कोई भी बंदा ये सोच सकता है कि ओवेन मॉर्गन विल सडनली कम बैक अहेड ऑफ द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप या अगले वर्ल्ड कप जो 2023 में जो वर्ल्ड कप है, 2023 में जो वर्ल्ड कप है, उससे पहले अचानक अगर इंग्लैंड 3-4 मैचेस हार जाए तो ECB कभी कहेगा ओवेन मॉर्गन से यार वापस आ जाओ, या वो खुद कहेगा नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट द वे इट वर्क्स। मगर पाकिस्तान में कुछ हद तक कुछ साल पहले तक इंडिया में भी होता था ये कि प्लेयर्स रिटायर करते थे वापस आ जाते थे, खुद छोड़ नहीं होते थे।
वो मैं अभी भी कहता हूँ वो ठीक है, दैट्स फाइन, प्लेयर की अपनी मर्जी है, लेकिन आपके बोर्ड को, आपके सिलेक्टर्स को एक कंसिस्टेंट पॉलिसी और माइंडसेट से चलना चाहिए कि भाई हमने कहा कि हम नहीं शोएब मलिक को देखते हैं अपने फ्यूचर में, फिनिश, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन वो एटीट्यूड कभी पाकिस्तान के सिलेक्टर्स में आई नहीं है, एंड आई डोंट थिंक आने वाली है। बिल्कुल, वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है, मगर अभी भी आज भी बहुत सारे जो है वो चीफ सिलेक्टर ने यही कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, तो ये दरवाजे कब कहाँ किसके लिए बंद होते हैं ये खुद क्यों नहीं मेंशन किया जाता बोर्ड की तरफ से। बट इस वक्त जो है ब्रेक का दरवाजा हमारे पास खुल गया और हमने इस वक्त ब्रेक पर जाना है। सो वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और फौरन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, एंड जो सारे अलग अलग डिसीजंस अभी पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखे हैं वो आए हैं। सो उस्मान समीउद्दीन मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। पाकिस्तान ने टूर करना है श्रीलंका का, 6 जुलाई को पाकिस्तान की टीम जो है वो रवाना हो जाएगी। व्हाट टू एक्सपेक्ट, बिकॉज श्रीलंका ने ठीक है उस फॉर्मेट में इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही, मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। टफ सीरीज होगी, नो डाउट टफ सीरीज होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका, स्पेशली पाकिस्तान इन श्रीलंका में हमेशा टफ कॉन्टेस्ट होता है। पिछली बार पाकिस्तान जीता था सीरीज, आपको याद होगा 2015 में, मगर कई साल हो गए दे हैवंट टूर्ड। पाकिस्तान, आई थिंक द की अगेन पाकिस्तान का होगा, बिकॉज जिस तरह से पिचेस बनी है श्रीलंका में, आई थिंक थोड़ी बहुत स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी फिर से। आई थिंक द की विल बी कि पाकिस्तान अपने स्पिनर से क्या परफॉर्मेंसेस निकाल सकता है। अगर नुमान अली खेले या यासिर शाह का रिटर्न हो, आई थिंक उस पर बहुत स्क्रूटनी होगी कि पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है। बट इट्स नॉट गोना बी इजी सीरीज। पाकिस्तान की चांसेस एक्चुअली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज पर काफी डिपेंड करती है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज विच पाकिस्तान एक्सपेक्टिंग कि अगर वो जीत जाते तो उनकी पॉइंट्स परसेंटेज अच्छा रहता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। अब आई थिंक वो होप करेंगे कि भाई अगर श्रीलंका में लोग जीत जाते हैं तो फिर हमारे पास होम सीजन में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ यू वुड एक्सपेक्ट थोड़े से पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सीरीज है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से। एंड उस्मान, क्विक अपडेट ऑन रोहित शर्मा। क्या इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के ये जो 5वां आखिरी एक अटका हुआ टेस्ट था उसमें दिखेंगे रोहित शर्मा के नहीं? बिकॉज अभी तक एम्बिग्विटी थी। लग तो रहा है कि नहीं दिखेंगे सवेरा, जहां तक हमें मालूम है लग रहा है कि नहीं होंगे और जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे इंडिया के। इट्स गोना बी अ बिग लॉस फॉर इंडिया, मगर अब क्या यही दुनिया है, इसमें कोविड है, लोग को कोविड होता है। इंग्लैंड खुद एक अपने विकेट कीपर बेन फोक्स को मिस करेंगे, सैम बिलिंग्स उनकी जगह लेंगे बिकॉज बेन फोक्स इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड। तो अभी तक जहां तक हमें पता लगा है, लग रहा है कि रोहित शर्मा इज लाइकली टू मिस आउट ऑन दिस टेस्ट मैच। सो वुड दिस टेस्ट बी दैट कंपेटिटिव जितना पिछले साल की सीरीज जिस तरह की कंपेटिटिव थी, लाइक कमबैक किया था इंडिया ने? आई थिंक उससे शायद कहीं ज्यादा है। आई थिंक जहां तक मैं देख रहा हूँ ये टेस्ट डिपेंड करता है हाउ इंडियाज बॉलिंग डज अगेंस्ट इंग्लैंड्स बैटिंग। इंग्लैंड की बैटिंग आपने देखा है पिछले एक महीने में नए रिकॉर्ड्स, नया स्टाइल के साथ खेल रही है, एकदम फ्री होकर खेल रही है। ब्रेंडन मकलम का जो इन्फ्लुएंस रहा है, तो इंडिया का अटैक आई थिंक थोड़ा बेहतर है न्यूजीलैंड के अटैक से, थोड़ा ज्यादा रिलेंटलेस है, थोड़ा सा ज्यादा उसमें ऑप्शंस है उनके पास। जडेजा एज अ स्पिनर, तो आई थिंक उनके लिए एक तगड़ा टेस्ट होगा। इंग्लैंड की न्यू जो बैटिंग और न्यू स्टाइल ऑफ बैटिंग जो है मैं कहूँ, और आई थिंक उसी कॉन्टेस्ट में ये बैटल डिसाइड होगी कि इंडिया बॉलिंग किस तरह से परफॉर्म करती है इंग्लैंड की बैटिंग के खिलाफ। ठीक है उस्मान, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और गेम सेट मैच में आने का, थैंक यू। सो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, अब क्रिकेट से हट के बात करते हैं पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, और ये डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट। और कादिर से मैं जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की हॉकी प्रीमियर लीग यानी पहली हॉकी प्रीमियर लीग का जो है वो ऐलान कर दिया है प्रेसिडेंट PHF खालिद सज्जाद खोकर साहब ने। क्या अपडेट है आपके पास कादिर इस हवाले से?
देखिए सवेरा, ये बड़ी अच्छी चीज है कि कौमी जो हॉकी लीग होने जा रही है उससे काफी रेवेन्यू भी जनरेट होगा और माली फायदा भी पहुंचेगा पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर्स को। और सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है खालिद सज्जाद खोकर, उन्होंने कहा है कि 2 साल से इस लीग को करवाने की मेहनत कर रहे थे, जबकि बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पहली प्रीमियर लीग का ऐलान कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर लीग खेलते रहे हैं, अब अपनी लीग जो है वो खेलेंगे और उससे माली फायदा उठाने को मिलेगा। बदकिस्मती से उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, अलबत्ता इस लीग से बड़ा टैलेंट सामने आएगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत 1.5 अरब रुपए दे रही है, इस रकम से खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। और ये लीग जो है वो आखिरी जो है क्वार्टर है इस साल का, उसमें शुरू होगी अक्टूबर-नवंबर में, जबकि जो 5 टीमें इसमें शिरकत करेंगी लीग में, लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर और इस्लामाबाद की टीमें शामिल होंगी। लीग का इनेकाद जो है वो रवां साल के आखिर में होगा, जबकि पाकिस्तान हॉकी लीग 20 दिन तक जारी रहेगी और इसका इनेकाद लाहौर में होगा। तो इस हवाले से जो सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उन्होंने भी बड़ा खुशी का इजहार संभाला है और कहा, और उन्होंने कहा कि जब से चार्ज संभाला है तो हॉकी लीग करवाने की ख्वाहिश थी और खुशी है कि अब ये लीग होने जा रही है। जबकि कौमी टीम के कप्तान जो उमर भुट्टा हैं, उन्होंने भी कहा कि हॉकी लीग से मुल्की हॉकी को जो है वो फरोग मिलेगा और ग्रास रूट लेवल पर भी हॉकी प्रमोट होगी, जबकि गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद से भी काफी फायदा होगा। जबरदस्त कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान हॉकी को फॉलो के लिए, पाकिस्तान हॉकी जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी कि पहली हॉकी प्रीमियर लीग होने वाली है, उसका ऐलान हो गया है। सो ऑल आवर बेस्ट विशेस टू PHF एंड आई होप सक्सेसफुली ये लीग हो जिस तरह हमारी PSL होती है। बट यहाँ गेम सेट मैच का वक्त ख़त्म हुआ है। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।